हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रेड सी में जो इतना कुछ चल रहा है इस वक्त वर्ल्ड ओवर। तो हमें पहले तो इस रीजन को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से तीन चार ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन में जरूर आएंगी। ठीक है, वैसे भी पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि 17 से 18 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से आ रहे हैं, और काफी सारे इनमें से साइट स्पेसिफिक आ रहे हैं। जैसे कोई जगह आपको पूछी जाती है किस रीजन में था या क्यों न्यूज में था। ओके, तो इस रीजन में जो भी कुछ चल रहा है उस सबको पहले तो अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे देखिए ईरान। ठीक है, उससे लगा हुआ है इराक। अब इराक के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात समझिए कि इराक ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लैंड, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रीजन, ये कहलाता है आपका कुवैत। ठीक है, जिसको सद्दाम हुसैन ने इन्विजन किया था, जिसपे आपकी वो अक्षय कुमार की मूवी बनी थी एयरलिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर इन्विजन किया था इन्होंने। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर फ्रॉम दिस रीजन इज दैट इराक इज नॉट लैंडलॉक्ड, इसका यहां पर ओपनिंग है पर्शियन गल्फ में। ठीक है, दैट इज वन थिंग यू शुड रिमेंबर। देन इराक इज ए मेजरली सुन्नी स्टेट, जबकि ईरान है मोस्टली शिया स्टेट। और यही इनके बीच कई बार वॉर की वजह भी बना। ठीक है, कई साल वॉर चली है इनके बीच में, 2 बार हो चुकी है। इसके अलावा इराक में एक इंपॉर्टेंट जगह है करबला। ठीक है, जो कि रिलीजियसली काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है फॉर ईरान। अब इराक के बाजू में है सीरिया। अब जब इस्लामिक स्टेट उभरा था ना, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका पूरा नाम ही यही था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस। ओके, अब ये जो इस्लामिक स्टेट सॉरी, ओके, जो इस्लामिक स्टेट उभरा था ना, उसने एक तरह की रिलीजियस वॉर डिक्लेयर की थी ईरान के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ये है सुन्नी स्टेट। ये मानता है कि ये जो शिया है ना, दे आर काइंड ऑफ आइडल वर्शिपर्स। इनको इनको बिल्कुल खत्म करना है, इनके साथ हमें कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी है। ठीक है? तो उसी के लिए फिर ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड थे, उसके जो लीडर थे मिस्टर सोलेमनी, उन्होंने पूरा अरेंज किया कि हमें इस इस्लामिक स्टेट को यहीं पर डिफीट करना है। तो उन्होंने इराक को काफी मदद की इस स्टेट को डिफीट करने में। सीरिया में सीरिया में रूल कौन कर रहा था? बशर अल असद। ठीक है, अगेन वो भी एक शिया लीडर है। ठीक है, तो सीरिया में भी इस्लामिक स्टेट को फाइट करने के लिए ईरान को एक रीजन मिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इस्लामिक स्टेट की। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आते हैं सऊदी अरेबिया के पास। तो सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो ए सुन्नी स्टेट। इसकी भी लड़ाई चलती रहती है ईरान के साथ, बट मेजरली इसका रीजन, इनका इनके बीच का जो रीजन है वो ये होता है कि हु हेल्ड द लीडरशिप ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड की एक लीडरशिप के लिए इनके बीच में इश्यूज चलते रहते हैं। ठीक है, नाउ आप एक तो ये कुवैत स्टेट देख रहे हो यहाँ पर, दूसरा है ये बहरीन, ये एक छोटा सा जो टापू टाइप है, आइलैंड टाइप बहरीन। और ये है कतर। ठीक है, जो कि थोड़ा सा कनेक्ट होता है यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ। अब सऊदी अरेबिया ने इसको क्या वार्निंग दी थी कि मैं यहाँ पर इस रीजन पे, मैं इस पे बनाऊंगा सलवा कैनाल। ठीक, तो ये आपका एक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सलवा कैनाल। ठीक है, इसको कनेक्ट करना चाहता था सऊदी अरेबिया, ताकि कतर पे काफी एलिगेशन है। अभी जो हमास के साथ भी जो डील कर रहा है ना वर्ल्ड ओवर, वो कतर के थ्रू ही कर रहा है, क्योंकि कतर ने कहीं ना कहीं तालिबान, ठीक है, तालिबान के साथ भी जब यूएस नेगोशिएशन करता था वो कतर के थ्रू ही होता था। ठीक है, और उसी तरीके से हमास, इन दोनों को अच्छी खासी फाइनेंशियल हेल्प देता है कतर। तो इसको कई बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने के लिए ब्लेम किया जाता है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने इसको वार्निंग भी दी थी कि मैं एक सलवा कैनाल बनाऊंगा, जिससे आपका जो कतर है वो ऑलमोस्ट एक आइलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए इस एनक्लेव को। ये जो एनक्लेव दिख रहा है ऊपर, देखिए ये यूएई के जस्ट ऊपर दिख रहा है, बट रिमेंबर कि ये ओमान के अंडर में आता है। ओके, ओमान के अंडर में। तो ये जो रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, राइट, और ये पूरे कहलाती है पर्शियन गल्फ। क्लियर? तो इस रीजन से बातें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। ओमान पीसफुल स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। अरेबियन सी को यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके साथ हम लोग, इंडिया कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता है। नेक्स्ट आते हैं यमन। अब यमन में भी वही सब प्रॉब्लम्स आती है कि यमन है एक सुन्नी स्टेट। तो ऑब्वियसली बात है सऊदी अरेबिया का सपोर्ट उसको अच्छा खासा होगा। बट यहां पर एक टेररिस्ट या रेबेल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया जिसका नाम है हाउदी रेबेल्स। ओके, एंड हाउदी रेबेल्स आर दी शिया, सपोर्टेड बाय
नन अदर देन ईरान। ओके, और ये हाउदी रेबेली है जिसने इस पूरे रेड सी में इस वक्त बवाल मचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमदर्दी है पैलेस्टीन के साथ कि इसराइल वहां पर जो कर रहा है और यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज को जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां से निकलने वाले लगभग हर कमर्शियल वेसल को हाउदी रेबल्स अटैक कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के भी। बट एट द सेम टाइम आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि इंडिया पे जो रशिया से वेसल आ रहे हैं ना, रशिया से ऑयल लेकर, रशिया से आने वाले किसी वेसल पर अटैक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान इज कंसिडर्ड एज ए क्लोज एलाई ऑफ रशिया नाउ, क्योंकि यूएसए ने उस पर काफी सैंक्शन लगा रखे हैं। तो रशिया की जो जो व्हीकल्स यहां से निकलते हैं उस पर अटैक नहीं होता है। सॉरी यार, ये सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर इसराइल पर। तो ये जो रीजन दिख रहा है ये है हमारा वेस्ट बैंक। अब ये यहाँ पर कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? हमास। हमास इज ए सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन बट सपोर्टेड बाय ईरान। ईरान इसको सपोर्ट कर रहा है सुन्नी होते हुए भी। क्यों? क्योंकि आप इसराइल से वॉर कर रहे हो। उसी तरीके से यहां जहां इसराइल खत्म होता है ना, ये रीजन है लेबनान। दिस इज लेबनान, और लेबनान में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है विच इज नेम ऑफ हिजबुल्लाह। अगेन ए शिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सपोर्टेड बाय ईरान। अब यहां आ जाइए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रीजन देख रहे हैं ना आप, ये गल्फ, ये वाली, ठीक है, मिटा के दिखा देता हूं। ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ठीक है, दिस वन, इसको हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। इसको याद रखिएगा, इस रीजन से मैप बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, गल्फ ऑफ अकाबा। और ये भी याद रखिएगा कि इसराइल एंड जॉर्डन दोनों की ओपनिंग है इसके पास, ठीक है। इसराइल इधर मेडिटेरियन में भी ओपन हो रहा है, जॉर्डन पूरा लैंडलॉक्ड है बाकी के एरिया में, बट जॉर्डन के पास भी गल्फ ऑफ अकाबा में ओपनिंग है, ठीक है, और वहां से रेड सी में आ सकते हो। अब देखिए, ये वाला जो रीजन है ये है हमारा स्विस कैनाल, ठीक है, जहां से वर्ल्ड का पूरा ट्रेड पास होता है। अब इसी को काउंटर करने के लिए स्विस कैनाल को मोहम्मद नसीर ने उस टाइम नेशनलाइज कर दिया। पहले ये ब्रिटिशर्स और फ्रांस के कंट्रोल में आता था, ठीक है, 67 के अराउंड इसको नेशनलाइज कर लिया और इजिप्ट ने इसका कंट्रोल ले लिया। उसी वजह से फिर वॉर हुई थी। नो, अब वेस्टर्न कंट्रीज ने एक प्लान क्या बनाया था कि हम लोग इसराइल के थ्रू भी तो जा सकते हैं ना, यहां से गल्फ ऑफ अकाबा में और वहां से रेड सी में, यानी कि स्विस कैनाल को बाईपास करके, ठीक है। और इसी को मैंने आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन के टाइम बताया भी था, अगर आपको नाम अब तक याद हो तो। इसका नाम दिया गया था डेविड गुरियन कैनाल, ठीक है। ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा स्विस कैनाल के, बट ये प्लान कभी मटेरियलाइज नहीं हो पाया, बट इसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह का डिस्प्यूट इस वक्त रीजन में चल रहा है, ठीक है। अब इसको रिवाइव क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल टाइप था। इम्प्रैक्टिकल क्यों? बिकॉज ये जो रीजन है ना, दिस रीजन, ये जो ट्राइंगुलर शेप दिख रहा है नीचे, इसराइल का ही पार्ट है, ठीक है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं नेगेव डेजर्ट, याद रखिएगा, नेगेव डेजर्ट, ठीक है। तो एक डेजर्ट एरिया से कैनाल निकालना वाज नॉट दैट इजी, राइट, इट वाज नॉट इजी, ठीक है। न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट तक करने का प्लान बनाया था, बट वो इकोलॉजी को जो हार्म करेगा वो बहुत बड़ी चीज थी, तो इसलिए उस प्लान को उस वक्त ड्रॉप कर दिया गया, बट अभी रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस बैन कुरियन कैनाल को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। इसके बाद ये है हमारी गल्फ ऑफ स्विस, ठीक। अब लिटरल स्टेट देख लीजिए, तो एक तरफ तो आ गया सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ आ गया यमन, ठीक है। सऊदी अरेबिया इनडायरेक्टली यूएस का ही एलाई है, और यहां पर है यमन। इधर इजिप्ट शेयर करता है रेड सी को, इधर से सूडान कर रहा है, इधर से एरिट्रिया, ठीक है, दिस इज जिबूती एंड दिस इज सोमालिया। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट बात जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी चाहिए। फर्स्ट, कि इथियोपिया जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पर उसके पास रेड सी में एक्सेस नहीं है, ठीक है। एरिट्रिया, ये जो एरिट्रिया आप देख रहे हो ना, ये 1993 में इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। ये पहले इथियोपिया का ही पार्ट था, इनके बीच में वॉर हुई और एरिट्रिया 93 में इंडिपेंडेंट हो गया। तो उसके इंडिपेंडेंट होने से बस ये सबसे बड़ा लॉस हुआ कि इथियोपिया के पास जो रेड सी यानी एक पोर्ट कनेक्टिविटी हुआ करती थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अब वो रिलाई करता है मोस्टली एरिट्रिया और जिबूती इनके साथ कि आपके पोर्ट एक्सेस करने दो मुझे, ऑलराइट। तो ये याद रहेगा। दूसरा, यहाँ पे ये जो एंट्री पॉइंट है रेड सी का, इसे कहते हैं बाब अल मंडेब, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इधर ये जो एंट्री पॉइंट है ना, ये वाली, इसको हम कहना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और ये वाली कहलाती है बाबल मंडेब, ठीक है। फिर वहां से हम गल्फ ऑफ एडन में आ जाते हैं और वहां से अरेबियन सी में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे सोकोट्रा आइलैंड, ये यमन का पार्ट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यमन में बहुत ट्रबल चल रहा है। अब
कुछ ऐसा जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं। सोमालिया के पायरेट्स बहुत फेमस है, हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं इनके, ठीक है, पायरेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अलग होके ये रीजन जो दिख रहा है ना इतना, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा रीजन इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट, और इसने कहा था कि मैं कहलाऊंगा सोमालीलैंड, सोमालीलैंड। लेकिन इंटरनेशनल रिकग्निशन इसको अब तक मिल नहीं पाया। क्लियर? तो यहां से सोमालीलैंड से एक इंपॉर्टेंट चीज आप जो याद रखेंगे वो है यहाँ का पोर्ट, ठीक है। ये पोर्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर सोमालीलैंड के पास एक पोर्ट है जिसका नाम है बेरबारा, ठीक है। ये सोमालीलैंड का पोर्ट है, बट इंटरनेशनल लेवल पर अभी सोमालिया का ही माना जाता है, सोमालीलैंड जैसा कंट्री को रिकग्नाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जॉर्डन के पास भी यहाँ पर ओपनिंग है इस रीजन में, गल्फ ऑफ अकाबा में। और जॉर्डन को यहाँ पे जो ओपनिंग मिलती है ना, उस पोर्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अम, उसका नाम भी एग्जैक्टली पोर्ट ऑफ अकाबा ही है, इसलिए उसका नाम भी गल्फ ऑफ अकाबा किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे ये जो स्विस कैनाल स्टार्ट होता है तो यहीं पे आ जाता है टॉप पे एक पोर्ट साइद, इजिप्ट का पार्ट है, ठीक है, पोर्ट साइद। इसके अलावा दो पोर्ट और आते हैं इजिप्ट के, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। इन पोर्ट का नाम है दिस वन इज नोन एज पोर्ट ऑफ अताबिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये वाला जो पोर्ट है इसका नाम है आपका हुरगादा, ओके। यहाँ पर सऊदी अरेबिया के पास जेदा पोर्ट है, वर्ल्ड फेमस है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यमन के पास भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका कंट्रोल ले रखा है हौथी रेबल्स ने, जिसका नाम है अल हुदा हुदैदा, अल हुदैदा, ठीक है। तो ये पोर्ट आप याद रखेंगे। बस आई थिंक इतना काफी है। हाँ, एरिट्रिया, ये जो एरिट्रिया जो अलग हुआ ना, इसका भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है मसावा, ठीक है, मसावा, ओके। तो इस रीजन में इतना कुछ था जो आपको जानना जरूरी था। क्लियर? और इस्लामिक स्टेट से रिलेटेड मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि ईरान पर ये लोग अटैक करते ही हैं, फिर धीरे धीरे जैसे इनका इराक और सीरिया में डिफीट होते चले गए, इन्होंने बेस कहाँ बना लिया? अफगानिस्तान, ठीक है, जो बॉर्डर शेयर कहाँ करता है? ईरान पे। तो ये अफगानिस्तान से भी ईरान पर अटैक करता रहता है इस्लामिक स्टेट, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सलवा कैनाल हमने जान लिया, डेविड कुरियन कैनाल जान लिया, ठीक है। सोमालीलैंड का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बेरबारा, ये जान लिया हमने। तो मुझे आपको यहाँ पे मैप बेस्ड जितनी चीजें बतानी थी वो मैंने बता दी है। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि आखिर इस रीजन में इतनी पायरेसी क्यों चल रही है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस पूरे रीजन में। अब ये जो कंट्रीज है ना, इंक्लूडिंग सोमालिया, ये तो फेमस है ही पूरी, उसके बाद भी बाकी की भी जो कंट्रीज है ना, यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन इंक्लूडिंग यमन, हाउदी रेबल्स ने परेशान करा, ठीक है। इस रीजन में काफी सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। अब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत पुअर होगा। जस्ट अ सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। नहीं, तो पहला तो रीजन है कि इस रीजन में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दूसरा, कंफ्लिक्ट है इस पूरे रीजन में, एग्जाम्पल यमन एंड सोमालिया, ठीक है। सोमालिया में तो ऑलमोस्ट एक तरह की सिविल वॉर चलती रहती है। इनफैक्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी कंट्री है जिसमें पिछले 2 डेकेड से सिविल स्ट्राइक चल रही है, उसका आंसर सोमालिया ही था, राइट। तो अब ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कंफ्लिक्ट है, तो obvious सी बात है लोगों के पास कोई लाइवलीहुड का रीजन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ेगा? वहीं सी में पायरेसी, जो कार्गो वेसल जा रहे होंगे उनको हाईजैक करेंगे, उनसे रैंसम मांगेंगे, पैसे लेंगे, ओके। तो इस चीज को और बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ करने को नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? इसी तरह की चीजें, राइट। सो यू कैन से कि वीक गवर्नेंस एंड पुअर लॉ एनफोर्समेंट, दिस इज द रीजन फॉर ऑल द ट्रबल इन दिस रीजन, ठीक है। तो ये पहला पहला रीजन हुआ कि क्यों प्रॉब्लम है यहां पर। आगे चलते हैं। दूसरा, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी एक रीजन है, क्योंकि देखिए यहां पर जब ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड ओवर रूल कर रहा था, तब उसने ये सब एरियाज कैप्चर तो कर लिए और यहां से शुरू करा उसने रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन,
ठीक है, सिर्फ वहां से अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करना, एक्सप्लॉइट करना और अपने यहाँ ले जाना। अब इस रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन की वजह से वहां के लोगों के पास खुद के पास तो कुछ लाइवलीहुड रही नहीं, तो फिर उनके पास सिर्फ एक ही चीज था कि एक तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको जस्टिफाई मान लिया था कि बिल्कुल हमें ये जो ब्रिटेन की शिप्स वगैरह हैं इन पे अटैक करने का राइट है, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्सप्लॉइटिंग आर रिसोर्सेज। और दूसरा उनका खुद का लाइवलीहुड कंसर्न कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है, ठीक है। और तीसरा कि लॉ एंड ऑर्डर ऑलवेज पुअर था, पहले भी पुअर था, आज भी पुअर। ब्रिटिश चाहे कितनी भी असैसिनेट कर लें, बट बात जब लाइवलीहुड की आएगी कि कुछ है ही नहीं तो मरना वैसे भी है, तो अल्टीमेटली फिर उन लोगों ने इसी तरह की हैबिट डेवलप कर ली कि यहाँ से बहुत ही रिच कार्गो लेके जाते, कई बार इंडिया जैसी कंट्री से भी सिल्वर गोल्ड इस तरह की चीजें भर भर के ले जाई जाती थी शिप्स में, ठीक है। और उस टाइम तो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन भी नहीं होता था, नेवीज इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ था कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की वजह से भी यहाँ पर वो पायरेसी वाला जो कल्चर है वो आज तक एज इट इज चला आ रहा है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी पायरेट्स वगैरह मूवीज बनी है वो सब यहीं से इंस्पायर है, सोमालिया से स्पेशली। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज कि एक तो इलीगल डिमांड्स, ठीक है। अब अगर आप गोवा जाएंगे ना तो वहां पे ड्रग्स बहुत मिलता है इजीली, और सारा रीजन क्या है कि यहीं सोमालिया से सीधे आइए और आगे जाकर आप अपने गोवा, इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट पे, उस पे आके ड्रग्स का कंजम्पशन बहुत है, तो डिमांड भी इसी तरह की होती है, ठीक है। पहले जब इंडिया में जब ब्रिटिशर से अगर फाइट चल रही थी ना, तो आप समझ सकते हैं गोवा जो था वेस्टर्न कोस्ट पे वो किसके अंडर में था, पोर्चुगीज के अंडर में था, राइट, पोर्चुगीज के अंडर में। तो वेपन्स वगैरह इलीगल हथियारों की जो जरूरत होती है ना वो यहीं से पायरेट्स के थ्रू ही लाया जाता था स्मगलिंग करके, ठीक है। चाहे ड्रग्स हो, आर्म्स की जरूरत हो, या इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह भी जो होती है, ड्रग्स और आर्म्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये सब इसी रीजन से यहाँ से चली आती थी, ठीक है। बॉन्डेड स्लेव और इस टाइप की सारी चीजें। अब आपको याद होगा कि गोडसे ने जब गांधी जी को असैसिनेट किया तो कई लोग सवाल पूछते हैं कि जिन्ना को असैसिनेट कर देता का देशभक्ता, उसे सीरियसली उन लोगों ने प्लान किया था। उन लोगों ने गोवा में पोर्चुगीज के थ्रू ही रॉकेट लॉन्चर और कुछ एम्यूनिशन जुटाया था जिन्ना को असैसिनेट करने के लिए दिल्ली में, ठीक है। बट वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया किसी वजह से उनका वो प्लान, ठीक है। तो वो सारे हथियार जो स्मगलिंग वगैरह जो होती थी वो यहीं से होती थी, और फिर वहां से पोर्चुगीज के अंडर में, पोर्चुगीज ने 61 तक रूल किया ना गोवा में, तो वहां पर फिर गोवा के थ्रू हथियार स्मगल किए जाते थे, ठीक है। और आज भी इन चीजों की डिमांड बहुत है, जो भी इलीगल ड्रग्स और आर्म्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस तरह की चीजें होती हैं वो इसी रीजन से होती हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि अगेन लॉ एंड एनफोर्समेंट बहुत ही पुअर है यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मैरीटाइम वल्नरेबिलिटी पे। अब देखिए बहुत ही ज्यादा ना बिजी शिपिंग लेन है, बहुत बिजी है, क्योंकि अधिकतर आप कह सकते हो कि वर्ल्ड का 80% जो ऑयल है वो स्विस कैनाल से ही पास होता है, ओके। और सारे कमर्शियल वेसल्स इवन रशिया से भी अगर आ रहे हैं तो वो स्विस कैनाल के थ्रू ही होके जाते हैं, क्योंकि उस तरफ तो वो सब आर्कटिक वगैरह की वजह से इशू है, ठीक है। तो ये बिजी, काफी काफी बिजी लेन है, इसलिए इसमें पूरे टाइम पर, हर टाइम पर आपको एक तरह की, जो आप कह सकते हो कि अटेंशन देना, ठीक है, और सिक्योरिटी को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, राइट, काफी बिजी लेन होने की वजह से, देखिए। तो काफी आप कह सकते हैं कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। अब ये पता है इतना इंपॉर्टेंट रीजन है, इसलिए ये जो कंट्री आप देख रहे हो ना, जिबूती, दिस वन, यहाँ पर लगभग हर बड़ी कंट्री का बेस है, मिलिट्री बेस। चाइना का भी मिलेगा आपको, यूएसए का भी मिलेगा, यूके फ्रांस का भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबको अपना जो ट्रेड यहाँ से पास हो रहा है, ये बाब अल मंडेब, इसको सिक्योर करना है, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर पायरेसी एज इट इज चली आ रही है। दूसरा है इनका अपना इकोनॉमिक रीजन, ठीक है। पहला तो कि इनकी यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जबकि आप क्या मानते हो कि जो कंट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सी लेन पर बैठी हो, उसके पास तो ट्रेड से ही बहुत सारा पैसा आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट बहुत पुअर है, लाइवलीहुड की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है इनके पास, ठीक है। इस वजह से इनके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पायरेसी, ओके। फिर वो अल्टीमेटली बस रैंसम कलेक्ट करते हैं उनकी शिप्स को कैप्चर करके, और वही वो अपना प्रॉफिट मानते हैं। तो फिर उसके बाद कई बार लगता भी है कि जब एक पायरेसी अगर सक्सेसफुल हो जाए और इतना अच्छा अमाउंट आ जाए तो फिर क्यों मेहनत की जाए महीने भर, राइट। तो वो एक कल्चर सा बन जाता है उस रीजन में, ठीक है। तो ये हमने देखे कुछ रीजन कि ये पायरेसी इस रीजन में क्यों इतनी ज्यादा है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? तीन सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहला कि ये पूरे ट्रेड को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, राइट। अभी हाउदी रेबल्स ने जो यहाँ पे आतंक मचाया हुआ उस वजह से मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि एक तो ये शिपिंग शिपिंग इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारे साथ नेवी
प्रेजेंस बढ़ाई है उस रीजन में, क्योंकि हमारे शिप्स पे काफी अटैक हो रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो इंश्योरेंस कॉस्ट होती है शिप्स की, ये इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है। और obvious सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि ये आदमी, जैसे आप अगर इंश्योरेंस दे रहे हैं, आपको लग रहा है ये आदमी आज नहीं तो कल निपटा, ठीक है, तो फिर आप इंश्योरेंस कॉस्ट उससे ज्यादा लोगे, ठीक है। उसी तरीके से रीजन में जब अटैक ज्यादा बढ़े हैं, तो शिप्स की जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ गई है। अब उसके लिए उनको क्या करना पड़ रहा है कि वो यहां से ना जाते हुए पूरा यहां से अफ्रीका से घूम के जाते हैं केप ऑफ गुड होप से। केप ऑफ गुड होप सबसे नीचे साउथ अफ्रीका की टिप पर आती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इन शिपिंग वेसल्स की, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई है, राइट। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सभी चीजें जो थी, जो भी आइटम्स इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो कॉस्टली होता जा रहा है। अब जैसे आपको इंडिया में पता है कि गुजरात कोस्ट पे जामनगर पे सबसे बड़ी रिफाइनरी है हमारी, यानी कि हम लोग दूसरी कंट्री से जो इंपोर्ट करते हैं ना, वो सिर्फ क्रूड ऑयल करते हैं, फिर इसको रिफाइन करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसके पेट्रोल बनाएंगे, डीजल बनाएंगे, कैरोसिन बनाएंगे, एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनाएंगे, और फिर उन सबको हम वापस से एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज को, ठीक है। इवन यूरोप को भी हम लोग काफी एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग क्रूड ऑयल लाते हैं, जैसे रशिया से लेके आ रहा है, अपने यहाँ रिफाइन किया, उसके बाद एक्सपोर्ट किया। तो हमारे इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों पर इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, दिस रीजन कैरीज अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम। सेकेंड सेकेंड है कि टेंशन बढ़ती जा रही है, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएसए और ईरान। अब ये जो यूएसए, इसने एक फोर्स बनाई कि चलिए रेड सी को गार्ड करने के लिए हम एक फोर्स बना रहे हैं, बट किसी ने ज्वाइन नहीं किया। सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन नहीं किया, जबकि वो तो उसका पार्टनर माना जाता है। देश सऊदी अरेबिया, ये इसका यूएसए का पार्टनर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे रेड सी को सिक्योर करने के लिए यूएसए ने अपनी एक फोर्स बनाई, उसमें सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। यमन तो खैर कर ही नहीं सकता, बट उसके बाद इजिप्ट जैसी कंट्रीज, इन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, ओके। सुडान नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। उसी तरीके से ओमान नॉट इंटरेस्टेड। किसी भी कंट्री ने यहाँ पर जितनी भी हैं, इन सब ने यूएसए को ज्वाइन नहीं किया, एंड रीजन ओनली वन कि यूएसए का जो अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है इसराइल को, ठीक है, क्या 4 महीने में 22,000 से ज्यादा लोग मरे, इंक्लूडिंग बच्चे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज का ये है कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आप जानिए रेड सी में आपका ट्रेड कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, ऑलराइट। जबकि जबकि सऊदी अरेबिया वही कंट्री है जिसने हैवी बम्बार्डमेंट की थी यहाँ पर यमन में अगेंस्ट दी हाउथीज, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है यमन की वो सुन्नी है, और सऊदी अरेबिया तो ऑल्सो सुन्नी, ठीक है। तो उसने इनके फेवर में हाउथी रेबल्स पर काफी अटैक किया है। तो अब जब यूएसए हाउथी रेबल्स को सब्जुगेट करने के लिए फोर्स बना रहा है, उसके बाद भी सऊदी अरेबिया उसको ज्वाइन नहीं कर रहा है यूएस को, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी। क्लियर। तो यहाँ पे टेंशन बढ़ती जा रही है। ईरान का सपोर्ट हाउदी रेबल्स को एज इट इज आज तक जारी है, जबकि काफी कोशिश कर ली सबने कि इस चीज को, ईरान को दबाया जाए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं आप, कि जब किसी कंट्री से आप बातचीत बंद कर देते हो तो और ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे रशिया से आने वाले वेसल्स पे अटैक नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन रशिया एंड ईरान कि हमारे आपके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, और आपके हमारे साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। लेकिन यूएसए ने क्या किया हुआ है, बार बार सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान पे, ओके। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि किसी कंट्री को आइसोलेट करने की बजाय ज्यादा जरूरी होता है कि उसको कैसे भी करके एक नेगोशिएटिंग टेबल तक लाइए, राइट। तब जाकर, अदरवाइज तो फिर ये रीजनल, पूरे रीजन में जो डिस्टर्बेंस फैला हुआ है, जो वॉर फैलती जा रही है, वो इसी तरीके से चलती रहेगी और टेंशन बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न। अब देखिए इंडिया की कंटेक्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। हम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें गैस बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो फिर भी एक बार को थोड़ा सा क्लीन फ्यूल कंसिडर की जाती है, दो इट इज़ अ फॉसिल, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लीन फ्यूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बनानी हो इंडिया को, उसके लिए गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें फर्टिलाइजर बनाना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में ओमान, ये जो ओमान है ना, ये वाला, इसी ने मध्य प्रदेश के बीना में, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बीना में इसके साथ एक प्लांट लगाया बहुत बड़ा फर्टिलाइजर बनाने का, ठीक है। बट अब गैस अगर उसके नहीं मिल रही है, तो अगेन वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न बन जाता है, राइट। एंड इंडिया डिपेंड फॉर 80% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम इंपोर्ट्स। क्लियर। तो अब चैलेंजेस क्या है इसके साथ डील करने में, अगर आपको ऊपर ये समझ में आ गए ना रीजंस, तो बस वही सब चैलेंजेस भी बन जाता है। पहली बात तो कि एरिया बहुत वास्ट है, कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। रेड सी में आपको प्रोटेक्ट करना है इन सब चीजों को, ठीक है। उसके बाद वहां पर जो कंट्रीज हैं, ये सोमालिया, सोमालीलैंड एंड, ये कंट्रीज ऐसी हैं, क्योंकि देखिए कहीं के पायरेट्स को अगर कंट्रोल करना है, तो वो वहां की लोकल लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज कर सकती हैं। बट
पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है उनके पास, उतने रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, उतनी स्ट्रांग नेवी नहीं है, तो ये जो वास्ट एरिया है ना, इसको प्रोटेक्ट करना आसान नहीं होता। ऑलराइट। सेकंड, वीक गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इन कंट्रीज की गवर्नेंस ही इतनी ज्यादा वीक है कि उनसे डरते नहीं है। वहां की जो लॉ एनफोर्समेंट है वो बहुत ज्यादा पुअर है, तो उनको कोई ऐसा डर रह नहीं जाता है वहां के पायरेट्स को कि हमें यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ की नेवी पकड़ लेगी। ठीक है, काफी वीक है, वीक गवर्नेंस। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। वही सब बातें आ जाएंगी। जब हमारे पास लाइवलीहुड का कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो फिर हम क्या करें। ठीक है, कुछ थोड़ा सा हिस्टोरिकल रीजन भी है कि वो आदत है उस तरह की, कि ये एकदम शॉर्टकट है काफी सारे पैसे कमाने का, तो फिर उनको वही सब लगता है। राइट। नेक्स्ट इज अडेप्टिबिलिटी ऑफ पायरेट्स। सदियों से कर रहे हैं वो लोग ये काम, आज से नहीं। 14th सेंचुरी से, जब से ये ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज इस रीजन में आना शुरू हुए थे, तब से इनके पास जो अडेप्टिबिलिटी है कि ये कैसे इसको मैन्यूवर करना है, कैसे जब कोई शिप आ रहा है। मतलब कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बड़ी बड़ी फ्रिगेट जो चल रही हैं, जो इनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये उसके इतना क्लोज आके छुप जाते हैं अपनी छोटी छोटी नावों में कि अटैक करना मुश्किल हो जाता है। राइट। तो अडेप्टेबिलिटी है उनके पास। दूसरा, रिसोर्स कंस्ट्रेंट। अब यहाँ की जो कंट्रीज हैं ये छोटी छोटी, इनके पास ना तो उतनी स्ट्रांग नेवी है, ठीक है, ना ही उतनी स्ट्रांग इनके पास मैन पावर है कि वो यहाँ पे काउंटर कर सके। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि इनके यहाँ के जो पायरेट्स है ना, वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू देयर ऑफिसर्स। ठीक है, उनकी उतनी कैपेसिटी वगैरह नहीं है। दूसरा, ज्यूरिसडिक्शनल इशू, कि अगर इन पायरेट्स को पकड़ के कोई वो भी करना चाहे कि चलिए इनको पनिश किया जाएगा, तो फिर ज्यूरिसडिक्शनल इशू आ जाते हैं। अब अगर इंडियन नेवी वहां पे उन पायरेट्स को पकड़ भी ले तो वो क्या करेगी, अपने यहाँ तो ला नहीं सकती उनको। ठीक है, उनको सरेंडर वहीं करना पड़ेगा, उनको जाइए सोमालिया में, आपकी गवर्नमेंट आपको पनिश करेगी, और वो करती नहीं है इनको। ठीक है, या कर नहीं पाती है। दूसरा, लीगल चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको प्रोसिक्यूट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शनल इशू की वजह से। ठीक है, ये सब सिर्फ आपको पॉइंट्स एज इट इज ही लिखने हैं, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओके। देन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अलग अलग कंट्रीज की नेवी हो गई, ठीक है, या अलग अलग गवर्नमेंट्स हो गई, ठीक है, या शिपिंग कंपनीज हो गई, ठीक है, इनके बीच में एक तरह का कम्युनिकेशन गैप बना रहता है। राइट, तो ये एक और प्रॉब्लम है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो फिर इसको कैसे हैंडल करें। बस हैंडल करने का एक ही तरीका है कि हमें कॉपरेशन बढ़ाना होगा आपस में। जैसे नेवल पेट्रोल्स एनहांस करनी होंगी, ठीक है, दोनों नेशनल फोर्सेस भी और इंटरनेशनल फोर्सेस भी। ठीक है? तो यूएसए का जो इनिशिएटिव है रेड सी में इनको काउंटर करने का, उसको सपोर्ट करना चाहिए दूसरी कंट्रीज को, बट अब वो जो भी उनके पर्सनल रीजन है, आइडियोलॉजिकल रीजन। ओके। तो पहला तो नेवल पेट्रोल्स बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, क्योंकि ये किसी एक कंट्री के बस की बात नहीं है, बहुत वास्ट एरिया है, रेड सी से लेके फिर गल्फ ऑफ एडन तक, और फिर पूरा अरेबियन सी, और फिर इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए आपने बनाई तो थी एक बार कंबाइंड टास्क फोर्स, CTF 150 कहते हैं इसको। ठीक है, बट वही बात है कि उसके बाद भी पायरेसी एज इट इज चली जा रही है, तो इस कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को और ज्यादा एनहांस करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज मल्टीनेशनल मिलिट्री कोलैबोरेशन। वी नीड टू दिस, ये जो यूएसए की जो फोर्स बनी है उसको सपोर्ट करना जरूरी है, ताकि जो बाबल मंडेब वाला चोक पॉइंट है, okay, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज एनहांस नेवल प्रोटेक्शन, यानी कि जो कमर्शियल शिप्स यहाँ पे जा रहे हैं उनको नेवी के थ्रू, जैसे नेवी के फ्रिगेट्स होते हैं, ठीक है, वॉरशिप्स होती हैं, इन पे इनकी प्रोटेक्शन जरूरी है। बट एट द सेम टाइम अगर ये सब चीजें दी जाएंगी तो obviously बात है कि जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी को अगर आप मदद दे रहे हो नेवी की तरफ से, तो फिर उस पर चार्ज तो करना पड़ेगा ना उसको, ऐसे फ्री में तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर उनकी वो पूरी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसके लिए इंडिया ने लॉन्च भी किया था एक बार ऑपरेशन संकल्प। राइट। नेक्स्ट इज कि आपको एक्नॉलेज करना होगा नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल। ये जो यहाँ पर आपके पायरेट्स हैं वो तो अपनी जगह एक चैलेंज बने ही हुए हैं, बट अब ये जो हाउदी रेबल्स जैसे जो नए ऑर्गेनाइजेशन आए, ठीक है, इनको काउंटर करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि ये यूज भी क्या कर रहे हैं, ये ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये मिसाइल्स यूज कर रहे हैं कमर्शियल वेसल को अटैक करने के लिए। तो अब इनको ये ड्रोन्स और मिसाइल अटैक, क्या इनको काउंटर करना एरिट्रिया जैसी कंट्री जो है, एरिट्रिया, जिबूती, ठीक, इन कंट्रीज के बस की बात है नहीं। तो इसके लिए जरूरत है इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव करना। ठीक है, इनके पर्सनल्स को ट्रेनिंग देना, ठीक है, इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ओके, ताकि ये पेट्रोलिंग और बेटर कर सकें, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करना। तो ये सब दूसरी कंट्रीज की मदद से ही हो सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। तीसरा, नेक्स्ट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, जैसे अब ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स होते हैं, इनकी हेल्प ली जा सकती है टू टू प्रोवाइड दी आर्म्ड ग्रुप्स या आर्म्ड गार्ड्स।
ठीक है, इनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उनकी मदद ली जा सकती है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, ठीक है, और एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो आप। जैसे सपोज कीजिए कि शिप चल रहा है और आगे आगे आप ड्रोन वगैरह फ्लाई कर रहे हो ताकि आप देख सको कि आगे पूरा सेफ है या नहीं। ओके, बट एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट अगर लास्टली कुछ किया जा सकता है तो वो है कि इनका जो रूट कॉज है उसी को एड्रेस करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक इस रीजन में रह रहे लोगों की लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज नहीं इंप्रूव होंगी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, तब तक ये हालात नहीं बदलेंगे, वो एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। तो वहां पर जो कोस्टल कम्युनिटी है उसको एक अच्छी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देना जरूरी है। तो आपके वेसल सीज किए जाएं उसके बाद आप उसको रैंसम दें, उससे बेटर है कि आप उस कंट्री को, पुअर है ऑब्वियस सी बात है, सोमालिया बहुत पुअर कंट्री है, तो उसको आप डायरेक्टली ही पहले ही फंडिंग के थ्रू कोशिश कीजिए कि आप अपने लोगों को एक अच्छी लाइवलीहुड देने की कोशिश कीजिए ताकि वो लोग एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करें, डेवलपमेंट की तरफ देखें, ना कि इस तरह की पायरेसी में एंगेज होने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद हमें लीगल फ्रेमवर्क और प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और इसके लिए जरूरत होगी इंटरनेशनल कॉपरेशन की, ठीक है? उसके बिना ये सब नहीं हो सकता। क्लियर? तो टू कंक्लूड आप कह सकते हो कि ओवरऑल मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेंस, ठीक है, पार्टिसिपेशन कंसल्टेंसी, उसके थ्रू ही हम इस पूरे रीजन में जो पायरेसी का इशू है उसको टैकल कर सकते हैं। ये किसी एक कंट्री के करने की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझा, मैप हमने बहुत अच्छे से समझा क्योंकि यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस मिलते हैं, ठीक है, कि आपके प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3-4 चीजें इसको प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह हमने समझ लिया, हमने सल्वा कैनाल जान लिया, सल्वा कैनाल यहाँ बनेगा, ठीक है, ऐसी वार्निंग दी जाती है, ठीक है। हमने बैन गुरियन कैनाल जान लिया, नेगेव डेजर्ट देख लिया हमने, बारबेरा पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, हमने इसके बारे में जान लिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये सोकोत्रा आइलैंड यमन के अंडर में आता है, अरेबियन सी में लॉन्च करता है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये अरेबियन सी है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो एंड दिस वाज द लास्ट लेक्चर इन द फ्री सीरीज, ठीक है। आपसे जिन बच्चों ने कोर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है इसके वीडियो सिर्फ उन्हीं को एक्सेसिबल होंगे, राइट। सो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो लास्ट डे है, प्लीज कर लेना। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे, कीप लर्निंग।